Hello students, how are you all? I hope you all are doing well in this pandemic chaos and your study is also going well. So students, here I am back with some another topic which is very important of your syllabus, Ohm's law. Okay, and here we will cover complete Ohm's law. Complete Ohm's law means Ohm's law have some subtopic also. If we go through these subtopics, that means Ohm's law has been covered completely and trust me एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं जाएगा इन सब टॉपिक से बाहर. इसलिए मैंने लास्ट में एक और सब टॉपिक रखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन Ohm's law. In this topic we will cover all the possible question which are made on Ohm's law. Okay, so पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं. First, Ohm's law explanation. Obviously, first we need to understand what is Ohm's law. Okay. Then we will go through the graphical presentation of Ohm's law. Actually, question comes based on this topic. इसमें हम Ohm's law का graphical representation भी देखेंगे, ठीक है? And then ohmic and non-ohmic. Okay. Then resistance. It is also very important. Resistance. तो resistance के लिए we need some another lecture also because in one lecture it is not possible to cover. Okay. So for resistance we will take another lecture for more understanding. Okay. Next is in last question based on Ohm's law. I think this is the most important part of this lecture. Okay. Why? Because ultimately we need to do answer in our exam. Okay. तो अब वैसे तो हम जब इतने टॉपिक कर लेंगे तो इसके बाद ये वाला टॉपिक तो बहुत ही इजी होगा आप लोग के लिए कवर करने के लिए, लेकिन हमारे को एक स्ट्रैटेजी चाहिए. हाउ कैन वी क्रैक द क्वेश्चन इन स्मार्टर वे एंड आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है बोर्ड एग्जाम में ताकि आप उसमें फुल से फुल मार्क्स ले सकें. ठीक है. सो कम टू द फर्स्ट टॉपिक विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ओम्स लॉ एक्सप्लेनेशन. तो सबसे पहले ओम्स लॉ है क्या, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हम क्यों इससे पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या है, इसका पर्पस क्या है. तो स्टूडेंट्स, इन अर्लियर क्लास आई हैव टेकन द बेसिक ऑफ करंट, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. एंड इफ यू अंडरस्टैंड दोज थ्री टॉपिक, करंट, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, देन you will be able to understand this. अगर मैं आपको एक बात पूछूं कि पोटेंशियल क्या था वहां पे, पोटेंशियल क्या था, that means then you will say potential is the factor because of which current was producing. Means potential is the responsible factor which makes the charge flow. यही सीखा था हमने कि पोटेंशियल वो है, पोटेंशियल is the work done in moving the charge from इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट. और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं तो ये होगा कि पोटेंशियल इज द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. टेल मी वन थिंग, मींस बिकॉज ऑफ पोटेंशियल चार्जेस आर मूविंग, दैट मींस बिकॉज ऑफ पोटेंशियल करंट इज प्रोड्यूसिंग. इफ मोशन ऑफ चार्ज, दैट मींस करंट. ओके. सो वी कैन सी हियर कि हमारा जो पोटेंशियल है और पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है. वैसे तो आपको पता ही है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर नॉट टू मच डिफरेंट क्वांटिटी, दे आर क्वाइट सिमिलर. In this case we will use potential difference. Actually in general we use potential difference. Why? बिकॉज जब भी हमारे को कोई केस दिया जाएगा या फिर कोई भी कंडीशन दी जाएगी तो उसमें आपको दोनों पॉइंट्स पता होंगे कि चार्ज को कहाँ से कहाँ फ्लो करवाया जा रहा है. अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ओके, जिसमें एक कंडक्टर है, एक स्विच होता है, सिंपल एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करूं, और एक बैटरी होती है, तो भी हमारे को ये पता होता है ना कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे. दैट मीन्स इन जनरल वी कैन यूज पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, यस. तो अब हमारे को ये तो पता चला कि हमारा जो करंट है वो पोटेंशियल से ही प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से ही प्रोड्यूस होता है. बट व्हाट इज द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, वी नो दिस थिंग कि हमारा जो करंट है वो पोटेंशियल से
प्रोड्यूस होता है, मतलब वो however current is depending on potential difference, ये चीज तो क्लियर है, ठीक है। if we know the definition of current and potential difference, वहीं से हमारे को पता चल रहा है कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, बट with what exact relation it depend, we don't know. Okay, that has explained by Ohm's law. A great German scientist, George Simon Ohm, in 1827 he explained this law, or you can say he proposed this law on the basis of his experimental result. Actually उन साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए सिर्फ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन पता करने के लिए, ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया एंड ही गॉट अ पॉइंट, और उस पॉइंट को उन्होंने कई जगह से वेरीफाई करवाया एंड अल्टीमेटली वो वेरीफाई भी हो गया, एंड उसी वेरीफाइड रिजल्ट को उन्होंने नाम दे दिया क्या, ओम्स लॉ। यही तो होता है ना कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, हमारा कोई पॉइंट अगर सक्सेसफुल हुआ तो उस पॉइंट का पूरा क्रेडिट हमें ही मिलेगा, तो ऐसे ही उस रिजल्ट का पूरा क्रेडिट जॉर्ज साइमन ओम को मिला, तो उनके नाम पे ही उस रिजल्ट को क्या कर दिया, ओम्स लॉ। सो लेट्स गो थ्रू द स्टेटमेंट कि उन्होंने ऐसा क्या रिजल्ट निकाला। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट, एट अ सर्टेन टेम्परेचर फॉर अ कंडक्टिंग मटीरियल, यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा तो एक सर्किट को ही रेफरेंस लिया होगा, इसलिए। तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर फॉर अ कंडक्टिंग मटीरियल इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, potential difference across the conductor is current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। मुझे पता है अभी ये ऐसे नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ दिया यहाँ पे 2 लाइन, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले इस स्टेटमेंट को अपने तरीके से समझते हैं, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड। एट अ सर्टेन टेम्परेचर फॉर अ कंडक्टिंग मटीरियल, देखो Sir George Simon Ohm, who was focusing on the relationship between current and potential, उनका फोकस पूरा ही सिर्फ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे था, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, बाकी सारे फैक्टर्स को साइड में रख दिया कि हमारे को इससे मतलब नहीं है, इनको एक बार के लिए हम कांस्टेंट रख देते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, फॉर अ कंडक्टिंग मटीरियल टाइप ऑफ मटीरियल कांस्टेंट कर दिया, है ना, एंड उस सर्किट के अंदर फिर उन्होंने अपना रिजल्ट देखा, तो उनको क्या पता चला, फॉर दैट सर्किट फॉर विच दीज फैक्टर्स आर कांस्टेंट, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब भाई कोई सर्किट है, उसमें कंडक्टर है, तो सर्किट में तो क्या फ्लो होगा, करंट। ये मान लो ये कोई सर्किट है, इसी सर्किट पे वो मान लो स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया और टाइप ऑफ मटेरियल कांस्टेंट कर दिया, और ये हमारा एक सेल है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, सर्किट के लिए देखा कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये जो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, कि जितना करंट फ्लो हो रहा है दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। इसका मतलब यह है कि जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ है, करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसको मेजर करने के लिए उन्होंने क्या किया, पोटेंशियल के लिए तो उन्होंने वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, बिकॉज वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द पोटेंशियल ड्रॉप, ओके, एंड टू मेजर द करंट he used ammeter, okay, ammeter. I will also tell when we will do the go through the question, then I will tell why ammeter we connect here in series, why voltmeter is connected in parallel. For the time being आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि उन्होंने एक सर्किट लिया, उस पर उन्होंने पूरा फोकस करंट पे किया एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे किया कि कंडक्टर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है और कितना पोटेंशियल डिफरेंस पास हो रहा है। फिर उनका उन्होंने एक डेटा प्रिपेयर किया, उसके बाद एक रिजल्ट दे दिया, ठीक है। पोटेंशियल को मेजर करने के लिए उन्होंने वोल्टमीटर यूज किया, करंट को मेजर करने के लिए उन्होंने एमीटर यूज किया, ठीक है।
अब रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या आया, करंट मीन्स आई is directly proportional to the potential difference. Here I am using delta V. Delta is always shows change. Delta means change operator. Okay. So I can say I current flowing through the conductor is directly proportional to delta V. And this sign, this symbol, if you are not familiar with this symbol, then मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक बता देती हूँ इसका. ये जो सिंबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल है, मैथमेटिकल थिंग है. इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स व्हेन dependent quantity changes by some unit, then independent quantity also will changes by some unit. डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट को आप भूल जाओ इधर के, आप ऐसे कह लो कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. जैसे मैं ये बोल रही हूँ करंट डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज डिफरेंस, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं वोल्टेज डिफरेंस को किसी अमाउंट से इंक्रीज करती हूँ या डिक्रीज करती हूँ, इन हाउएवर इफ आई एम चेंजिंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस by some unit, then current will also change by the same unit. Like if I make potential difference double, then current will also comes out double. Okay, इस तरह से. तो आपको समझ में आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आपको क्या बताना चाहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स I is directly proportional to delta V. Okay, for a conductor. Or we can also say delta V is directly proportional to I in reverse. No problem in this. या तो आप ऐसे बोल दो I is directly proportional to delta V, या फिर ऐसे बोल दो delta V is directly proportional to I. Both are same thing. Okay. Further, yes, and yes, in mathematics you know that whenever we use proportionality sign, whether it is directly proportional, inversely proportional, okay, we can replace this proportionality sign by an equal sign with a constant. Okay, like मुझे इसको replace करना है, इस proportionality sign को replace करना है. In that case what I will do, I just replace it by equal sign, but I need to take a constant. Okay, तो इस केस में भी क्या किया, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम रिप्लेस करेंगे इक्वालिटी साइन के साथ, in that case we will get a constant. Okay, and this R is constant of proportionality. Constant of proportionality. और यही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. एंड इट इज नोन एज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे. So here I am not going through the resistance because for resistance we will take another lecture. Okay, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि resistance is also a kind of property. Okay, and it has also physical significance. जैसे I का अपना physical significance है, means current का अपना physical significance है, potential का अपना significance है, R का भी अपना significance है. ये सिर्फ constant रह के साइड में नहीं रहा है. ठीक है, yes. तो ये जो एक्सप्रेशन आया आपके पास, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी हैव रिटन सम मैथमेटिकल टर्म्स. दिस इक्वेशन डेल्टा V इज इक्वल टू IR इज नोन एज ओम्स लॉ एक्सप्रेशन. ओके, ओम्स लॉ एक्सप्रेशन. आई थिंक दिस ओम्स लॉ स्टेटमेंट has been clear to you. Still, if you find any doubt, then you can comment, okay, in comment box. So I will explain it again. Next, we will take graphical presentation of Ohm's law.
अगर आपको ये पता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट बिग डील, यू कैन से वेरी इजी, हम इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। यस वी विल डू, वी आर नॉट गोइंग टू स्किप दैट, we so I can rub this. Now we can go directly through the Ohm's law expression. Okay, आपको स्टेटमेंट तो अच्छे से समझ में आ गई होगी. And yes, if you are not able to write statement in proper way, or you can say in language problem if you have, then simply you can write in this way, like for constant temperature, temperature constant, okay, fix material of conductor and any other physical quantity. अगर इसके अलावा भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है आसपास, उन सबको हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है. For that I is directly proportional to delta V, और delta V is directly proportional to I, then delta V is equal to IR. complete. आप इतना भी लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. यू डोंट नीड टू गो, और ऐसा नहीं है कि अगर आपने है ना वो स्टेटमेंट नहीं लिखी दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज मैटर्स ओनली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ आपको इतना भी लिख दोगे तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट के आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे. एंड यस, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ये समझ में आया, ये ओम्स लॉ एक्सप्रेशन है. क्वेश्चन इसी पे आते हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है. तो हमारे को ये भी ध्यान रखना है. नेक्स्ट, अब क्या होगा, हम इसको और तरीकों से भी तो लिख सकते हैं. वी नो द मैथ्स, if we have one equation we can write this equation in different form. Like three quantities are there. If I make a triangle, three quantities are there, okay. One is V, means delta V, okay, potential difference I R. V is equal to IR. थ्री क्वांटिटी है. अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थ्री डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे कि अगर मुझे करंट के फॉर्म में लिखना है, देन इन टर्म्स ऑफ करंट इक्वेशन बिकम व्हाट, टेक आर इन डिनोमिनेटर, सो डेल्टा वी अपॉन आर. इन टर्म्स ऑफ करंट ओम्स लॉ बिकम डेल्टा वी अपॉन आर, ओके. यस, अगर अब मैं क्या करूं, मैं आपको एक कंडीशन दे देती हूँ कि if your potential is also fixed, means we are talking about, हमारे पास एक सर्किट है and we are talking about, let's fix the potential at 2 volt, then and you know the value of resistance, consider करो कि आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है एंड करंट की वैल्यू है, तो आपको क्या पता चलेगा, इफ आई फिक्स द डेल्टा वी. ये सारी एक्सपेरिमेंटल थिंग है जिसको हम एक एग्जांपल में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. डेल्टा वी फिक्स, उस केस में वी कैन सी दैट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. उस केस में क्या होगा, डेल्टा वी एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा. जो भी क्वांटिटी आपने फिक्स करी, डेल्टा वी, यहाँ पे डेल्टा वी को मैंने फिक्स किया तो इट इज वर्किंग लाइक एज कांस्टेंट. तो यहाँ से मैं ऐसे देख सकती हूँ ना, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, okay. We can easily notice this thing. So we have an idea. Inversely proportional means, if you are not familiar with that, inversely proportional relation means इसका मतलब ये होता है, like in directly proportional both quantity were depending linearly on each other. In this question, I mean in inversely proportional they are also depending on, but in opposite manner, okay. Like if R increases, then I will decrease, okay, by the same unit. जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हुआ तो उसमें क्या हुआ था, as I increases delta V increases, और delta V increases I increases, okay. If
डेल्टा V डिक्रीज, देन I डिक्रीज, डेल्टा V इंक्रीज, तो सेम मैनर में वो चेंज हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि इफ R इंक्रीजेस करंट डिक्रीजेस, R डिक्रीजेस, अगर मैं बोल दूं R कम हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट मैनर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स दे आर चेंजिंग, ओके, they are changing depending on each other but in opposite manner. So from here we can see resistance always oppose the, resistance always oppose the current. This is important point comes out. तो ओम्स लॉ से हमारे को इन लास्ट इफ वी कंक्लूड द ओम्स लॉ, हमारे को दो चीजें पता चली, क्या, वन इज current is directly proportional to delta V, means current is directly proportional to potential difference. Another is current is inversely proportional to resistance, okay. If we increase the delta V, more delta V, more current, more potential difference, more current, okay. First point, if more resistance then less current, just opposite. So you need to remember these two conclusion of Ohm's law, okay. In next lecture we will go through the graphical representation, then we will try to cover this point also, ohmic and non-ohmic materials, okay, and resistance also, okay. So I think for this lecture it is enough. If you are able to understand completely Ohm's law statement, that means we can easily go these three remaining topic, okay. No problem, you will face in that lecture also. अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, then you can comment in comment box. I will try to make sure that next time you will not get that problem, okay. Thank you so much guys for watching this.